हाँ भी, अब बताओ। कोई एक बंदा आपको बोला कि बार बार कि आप रिस्पॉन्स दिया करो, बताया करो कि अभी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रही है। चलो, तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन वाला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था। ठीक है। अभी अभी सारे माइक बंद कर दो। अब बीच बीच में जब भी पूछूं तो बताते रहना, जवाब दे देना। तो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, हम लोगों ने एक दिन बात करी थी कल कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दो एक वर्ड होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के बड़ा अंदर, फूड प्रिजर्वेशन जो मेथड हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन दोनों ही टर्म एक हैं, जैसे हैं, दोनों का मतलब भी एक ही है। थोड़ा सा फर्क इनमें आप लोगों को बताया था कि ड्राइंग बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे, तो वो रिलेटेड हो जाता है कहीं ना कहीं सन ड्राइंग से। और अगर हम डिहाइड्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग डिहाइड्रेशन वर्ड यूज़ कर लिया तो इट मीन्स कि जहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट्स का, मशीन्स का, डिहाइड्रेटर्स का यूज़ करके और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। ठीक है, जहाँ पर मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, टेम्परेचर, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है। जबकि आप सन ड्राइंग की बात करें, सिंपल ड्राइंग की बात करें, तो वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल कंडीशन में होती है। आपको पता है, धूप में सुखा दिया, मौसम ख़राब हो गया, धूल उड़ रही है, तो वो जो हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन का आप लोगों को मैंने फ्लो डायग्राम बोलने याद करने के लिए बोला था। अगर किसी के ध्यान हो तो याद किया है सभी ने? कौन कौन है जिसने याद किया है? अरुण है, अमित, पारुल, जतिन, सौरभ, ये बताओ भी, पढ़ के आए हो क्या कुछ? रेनू? स्टेरलाइजेशन? मैं ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। स्टेरलाइजेशन कहाँ पहुँच गए? हाँ हाँ, ड्राइंग की कोई पढ़ के आए हो क्या कुछ? हाँ, क्या बताओ, फ्लो डायग्राम बताओ, देख के बोलो। चलो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? स्क्रीन पे देख के बोलो क्या है। नहीं दिख रहा? हाँ, चलो, अब मैं बताता हूँ। मैं शुरू। हाँ, जतिन, दूसरा बताओ भाई, पॉइंट क्या है? क्या है? पीलिंग? पीलिंग, पीलिंग है, पीलिंग वो। हम्म, साफ, क्लियर विजिबिलिटी। यार क्लियर, यहाँ। अच्छा, चलो मैं अब अभी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। फ्रूट एंड वेजिटेबल, सबसे पहले अगर कोई भी फ्लो डायग्राम अगर बात करते हैं, बेसिकली फ्लो डायग्राम क्या चीज़ है? एक एक वो डायग्राम जो हमें किसी भी प्रोसेस के फ्लो को बताता है, उसको बोल देते हैं फ्लो डायग्राम। मतलब क्या है? अब इसके अंदर देखो आप, एरोज के निशान है, ये तीर के निशान क्या बता रहे हैं? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये स्टेप, इस तरह के। तो और ये फ्लो डायग्राम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर हमें फ्लो डायग्राम का पता होता तो होगा, तो ये मान के चलो 50% हमें चीज़ें पता है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, सबसे पहले वही है कि हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ को ड्राई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कौन सा फ्रूट है या कौन सा वेजिटेबल है, हम प्रॉपर तरीके से उसको सेलेक्ट करेंगे। और ब्रैकेट में इसमें दे रखा है मैच्योर एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज, मतलब हम वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो बीमारियों से, मतलब मैच्योर हो प्रॉपर तरीके से, और इंसेक्ट्स, डिजीज वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम से वो अ, दूर हो। उसके बाद वॉशिंग। वॉशिंग एक तरह से आप लोगों को सभी को पता है, वॉश करना मतलब हम लोग जब हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, हम लोगों के पास ऐसा फ्रूट आ गया जो सही है, उसकी कंडीशन सही है, उसकी क्वालिटी ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग बेसिकली क्या है?
फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर हम लोग ज़्यादातर केसेस के अंदर वेट वॉशिंग करते हैं। वेट वॉशिंग आप लोगों को बताया था, उसके अंदर सॉकिंग भी था। और कौन कौन सा था, कोई बता सकता है? वेट वॉशिंग के अंदर किसी को भी ध्यान हो? सॉकिंग, उसके अलावा स्प्रे वॉशिंग और फ्लोटेशन, ध्यान है? ठीक है, इस तरह के जो मेथड हैं उनको यूज़ किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर बेसिकली वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट है पीलिंग। पीलिंग का मतलब क्या होता है? पील मैंने छिलका, और पीलिंग मैंने छिलके को उतारना, जो स्किन है उसकी आउटर स्किन है उसको उतारना। पीलिंग के अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा फ्रूट या वेजिटेबल उसका फिजिकल टेक्सचर कैसा है, उसके उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो कैसी है। जैसे कि अगर हम लोग पीलिंग की बात करें तो स्टीम पीलिंग भी आती है, ठीक है, फ्लेम पीलिंग भी होती है, हैंड पीलिंग भी होती है। उसके अलावा अब्रेशन पीलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए हैंड पीलिंग का मतलब क्या, जो घरों में आप सिंपल चाकू से फ्रूट या वेजिटेबल को छील रहे हैं वो क्या है, हैंड पीलिंग होगी। अगर हम लोग बात करें एब्रेशन पीलिंग, एब्रेशन पीलिंग क्या होता है, अपने यहाँ पर भी आपके पड़ा भी है, एक पोटैटो पिलर भी बोल देते हैं, कई जगह उसको एब्रेशन पिलर भी बोल देते हैं। एक छोटा सा ड्रम टाइप का एक वो डायग्राम, सॉरी, ड्रम टाइप का एक इक्विपमेंट सा होता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इनर सरफेस के अंदर खुरदरा टाइप का जो अब्रेसिव टाइप मटेरियल लगा होता है, जो क्या जैसे आप रेगमार बोलते हैं उस टाइप का, ठीक है। नीचे एक डिस्क होती है, वो भी अब्रेसिव टाइप होती है। उसके अंदर जब हम डाल देंगे, आलू को डालेंगे, तो वो घूम, जब मशीन से ऑन करेंगे तो वो नीचे वाली जो डिस्क है वो घूमेगी। उसके घूमने से क्या होगा, जो साइडों के सरफेस है और जो बेस है, उससे क्या होगा, आलू है वो उसके भी जो सरफेस पे क्या होगा, स्क्रैच पड़ेगा, उसको घसाएगा और वो उसके छील देगा। और उसके साथ साथ जो आलू आपस में जो भिड़ेंगे तो वो भी उसकी जो स्किन है उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर पानी चला दिया जाता है, ताकि जो स्किन है जो उतर रही है, जो पील उतर रहा है, वो साइड में बाहर निकलता रहे आसानी से। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन वर्ड हर जो फ्रूट या वेजिटेबल के लिए डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल को, हमारा जो भी हम लोग की चीज़ है उसको सुखा रहे हैं, उसको हम इस कंडीशन में लाते हैं कि उसके बाद हमें सीधा क्या करना है, उसके बाद इसको हम लोग आगे प्रोसेस के लिए डालना शुरू कर देंगे। अनवांटेड मटेरियल को हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करना होता है। अगर हमें कोई साइज़ प्रॉपर चाहिए तो हमको साइज़ के अंदर डालना होता है। जैसे कि अगर आप बात करें कि मेथी वगैरह की बात करते हैं, घरों में आपने देखा होगा क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो तोड़ लेते हैं, और बाकी जो अदर मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देंगे। वो क्या है, प्रिपरेशन है। अगर आलू है, आलू के केस में क्या होगा, हमें उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना पड़ता है। अगर सेब हैं तो उनको स्लाइसिस में काट रहे हैं, तो मटर हैं उनका छिलका उतार रहे हैं। तो प्रिपरेशन स्टेप है का मतलब क्या है, कि हम फ्रूट के पास ऊपर से जो भी अनवांटेड मटेरियल है और जो डिजायर्ड साइज है उसके अंदर कन्वर्ट करने को हम प्रिपरेशन स्टेप बोलते हैं। इसलिए जैसे लिखा भी हुआ है, एज गिवन इन टेबल फॉर इंडिविजुअल फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपके नोट्स जो आपका टॉपिक है, इसके शायद लास्ट में मैंने दिया भी हुआ है, एक टेबल दी हुई है। टेबल को हर जो फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर क्या क्या प्रिपरेशन स्टेप होते हैं अलग से, वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। आप लोग अगर उसको एक बार गो थ्रू हो जाना देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर है ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग, चलो आपको इसमें दिखा देते हैं, देखो, ठीक है। ब्लांचिंग एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मान लीजिए, या फ्रीजिंग के अंदर मान लीजिए, बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है। पहले तो ब्लांचिंग होती क्या है? ब्लांचिंग इज द पार्शियल प्री कुकिंग ट्रीटमेंट इन विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली स्टीम टू इनएक्टिवेट द एंजाइम बिफोर प्रोसेसिंग। स्टीम ब्लांचिंग भी होती है, हॉट वाटर बॉइलिंग भी होती है। ब्लांचिंग बेसिकली क्या है, जब हम लोग, अगर किसी ने घरों में चिप्स बनाई होगी, तो उसमें वो क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते रहते हैं फिटकरी डाल के, ठीक है, आलू आलू को उसके अंदर डाल के। तो होता क्या है, उसको जब थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है, पकता नहीं है लेकिन सॉफ्ट होने लग जाता है, तब उसको आप बंद कर लेते हैं और उतार लेते हैं। वो एक तरह से ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग कुकिंग से थोड़ा जस्ट पहले की कंडीशन को
हम लोग बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा फ्रूट को पकाया नहीं जाता, फ्रूट या वेजिटेबल को, बेसिकली वेजिटेबल्स के केसेस में ब्लांचिंग की जाती है, इनको पकाया नहीं जाता, लेकिन इसको बॉइल्ड वाटर के अंदर कुछ देर तक रखा जाता है। अगर कोई फ्रूट है वो हार्ड है तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अगर कोई फ्रूट सॉरी वेजिटेबल कुछ थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर में है उसको टाइम थोड़ा हो सकता है कम लग जाए। मेन एम यही की है कि टेक्सचर को सॉफ्ट करना। दूसरा क्या है, ड्राइंग टाइम को कम कर देता है। ड्राइंग टाइम को कम करने का मतलब क्या होता है, चलो आपको बताते हैं। होता क्या है कि भाई स्क्रीन दिखनी बंद होगी क्या? क्या चलो चलते चलते हाँ, ब्लांचिंग होता क्या है इसके अंदर, ये अपना जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है, मॉइस्चर जब हम लोग किसी फ्रूट या वेजिटेबल को एनवायरनमेंट में रखते हैं, बाहर गर्मी में रखते हैं, तो होता क्या है, उसकी जो सरफेस है, इसका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे मॉइस्चर है जो बाहर वाला मॉइस्चर तो रिमूव हो जाएगा। होता क्या है, ये जो सेंटर में मॉइस्चर है ये धीरे धीरे ऊपर आता रहता है इस तरह, और बाहर से साइडों से एयर है इस तरह, जो भी एयर है वो मॉइस्चर को साथ बहा के ले जाती रहती है। अब होता क्या है कि सरफेस का मॉइस्चर रिमूव हो गया, लेकिन इंटरनल मॉइस्चर जो अंदर वाला मॉइस्चर है उसको भी ऊपर आना है। और वो ऊपर कैसे आएगा, पोरस नेचर के कारण, मतलब पोरोसिटी के कारण। अगर आपने क्या किया, हम लोगों ने इसकी पोर्स को खोला नहीं, तो होगा क्या, अंदर वाला मॉइस्चर अंदर रह जाएगा, बाहर कितनी मर्जी हवा है उसको ब्लो करते रहोगे, लेकिन वो क्या होगा, मॉइस्चर है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ब्लांचिंग क्या करता है, इन पोर्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ओपन कर देता है, और जिसके कारण क्या है, जो ड्राइंग टाइम हो जाता है और ड्राइंग भी है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाती है। रिमूव्स इंटर सेलुलर एयर फ्रॉम द टिश्यू। हाँ, एयर जो जो टिश्यूज हैं, इंटरसेलुलर जो एयर है टिश्यूज के अंदर, उसको रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ती है, उसके जो कलर स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। उसके अलावा कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ द टेक्सचर, ये आप लोगों को बता दिया कि टेक्सचर है उसको सॉफ्ट करता है। रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ अनऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर एंड फ्लेवर ड्यूरिंग स्टोरेज। हाँ, ये क्या करता है, ऑक्सीजन्स वगैरह एयर को रिमूव कर देता है, और एंजाइम जो है उनको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण क्या है कि जो फ्लेवर्स हैं, ऑफ फ्लेवर को प्रोड्यूस होने की है जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कलर है स्टेबिलिटी हो जाती है। उसके अलावा रिटेन कैरोटीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड ड्यूरिंग स्टोरेज। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है या कैरोटीन है, ठीक है, इन पिगमेंट को क्या करता है, इसको इस स्टोरेज के टाइम में लॉस होने से बचाता है। उसके अलावा रिमूव पंजेंसी, जो ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसके अंदर एक अलग सी गंध सी होती है, उसको रिमूव कर देता है। इम्पार्ट डिजायर्ड ट्रांसक्युलेंट अपीयरेंस होता है। उसके अलावा एक प्रॉपर तरीके का जो टेक्सचर है या अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करता है। तो ब्लांचिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, लेकिन ब्लांचिंग के अंदर एक चीज़ जरूरी होती है ध्यान देने वाली, वो ये कि अगर ब्लांचिंग को हम लोगों ने टाइम ज़्यादा दे दिया ब्लांचिंग के टाइम में, तो वो अगर फ्रूट पक गया तो वो ब्लांचिंग नहीं, वो कुकिंग कहलाएगा। तो ओवर सॉफ्टनिंग को भी बचाना होता है, ओवर हीटिंग को भी बचाना होता है। ये हो गया, हम लोगों ने ब्लांचिंग कर ली। अभी तक क्या किया अपन ने, पहले फ्रूट सेलेक्ट किया, उसको धो लिया, धोने के बाद उसको छील लिया। पीलिंग ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रूट या वेजिटेबल में हो, लेकिन पीलिंग काफ़ी जो प्रोसेसिस होती है, उसके बाद किसका हो गया वो, उसकी उसके बाद आपने क्या किया, इसको ब्लांचिंग कर ली। ब्लांचिंग के बाद ये क्या करते हैं, स्प्रेडिंग एंड फ्लैट। अरे किसका ऑन हो गया यार?
इसका ओन है ये। भाई अपने माइक को ऑन ना किया करो बार बार, एक तो वैसे नेटवर्क का इशू रहता है, ऊपर से फिर। अभी आवाज आ रही है क्या अभी सभी को? ये यार सारा सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ये अपने माइक वाइक का है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखा करो। दोबारा से करना पड़ेगा। तो तो अभी इतना समझ में आ गया अभी कि कौन कौन से स्टेप्स थे। ब्लांचिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडिंग कर देते हैं। स्प्रेडिंग का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो फ्रूट अपना वेजिटेबल या फ्रूट आ गया है, उसको उसके ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इसके अंदर क्या है, इसको फैला दिया जाता है ट्रेस के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है, ब्लांचिंग के अंदर कुछ इसके फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान एक ये है कि ब्लांचिंग के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पर वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, ठीक है, वो उनके लॉसेज होने के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसके लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए कई बार क्या किया जाता है, स्टीम ब्लांचिंग वगैरह का यूज़ कर लेते हैं ताकि जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो। ठीक है। तो उसके अलावा फिर क्या है, स्प्रेडिंग कर दी, फैला दिया। फैलाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सल्फरिंग 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 ब्लांचिंग के बाद सल्फरिंग की जाती है। और सल्फरिंग का मेन पर्पस क्या होता है, बेसिकली सल्फरिंग है क्या, चलो आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। एक डायग्राम है, इसमें लिखा हुआ है सल्फर बॉक्स। ठीक है। सल्फरिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो फ्रूट या वेजिटेबल आप लोगों ने ब्लांचिंग की थी, ब्लांचिंग करने के बाद उसको वुडन ट्रेस के अंदर स्प्रेड कर दिया था और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया था, उन उन फ्रूट्स या वेजिटेबल को इस सल्फर बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो सल्फर के फ्यूम्स हैं उसको इसके अंदर डाला जाता है बॉक्सेस के अंदर। और वो फ्यूम्स क्या करते हैं, एक हल्की सी एक लेयर की फॉर्म के अंदर फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर लग जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है सल्फरिंग द होल फ्रूट्स स्लाइसिस और पीसीज, किसी को भी स्लाइसिस भी हो सकते हैं, पीस भी हो सकते हैं, पूरा फ्रूट भी, आर एक्सपोज टू द फ्यूम ऑफ बर्निंग सल्फर इनसाइड ए क्लोज चैम्बर नोन एज सल्फर बॉक्स। क्या है, एक सल्फर बॉक्स जिसको आप बोलते हैं, इस जो चैम्बर होता है उसको हम सल्फर बॉक्स बोलते हैं। 30 से 60 मिनट के लिए इसके अंदर फ्यूम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बर्निंग सल्फर को, जिससे क्या है एक लेयर बन जाती है। और उसका बेनिफिट क्या है, पर्पज़ क्या है, ऑक्सीडेशन को और डार्कनिंग को रिमूव करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे काम करता है। चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो सॉरी मोल्ड की ग्रोथ को है रोकने में हेल्प करता है। प्रिवेंट कट फ्रूट्स फ्रॉम फर्मेंटेशन, जो कट फ्रूट होते हैं उनके ऊपर जो फर्मेंटेशन होने के चांसेस या उसके पर जो ब्राउनिंग वगैरह के चांसेस को उसको रिमूव करता है। उसके बाद प्रिवेंट द विटामिन लॉस को भी कम करता है। तो सल्फरिंग के ये बेनिफिट होते हैं। सल्फरिंग कर ली, अब हमारे पास जो फ्रूट है उसके साथ जितने भी लगभग हमने ट्रीटमेंट कर लिए थे, पहले उसको क्या किया, अ, धो लिया, धोने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो छील लिया, छीलने के बाद प्रिपरेशन कर लिया कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज़ वगैरह में रिड्यूस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्लांच कर लिया। ब्लांच करने के बाद जो पानी आया तो उसको फ्रूट्स को फैला के, वेजिटेबल्स को फैला के एक्स्ट्रा वाटर को नीचे बहने दिया। देखो सिंपल, आप देखता होगा घरों में कणक वगैरह गेहूँ वगैरह धोते हैं तो क्या होता है, धोने के बाद उसको फैला के छोड़ देते हैं ना, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाता है। तो वही चीज़ है स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑन फ्लैट वुडन ट्रेज। ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, सल्फरिंग कर दी, सल्फर की कोटिंग कर दी एक तरह से हम कह सकते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हमारा जो फ्रूट है वो पूरी तरह से तैयार है किसके लिए, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन के लिए। इन केसेस के अंदर, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल को ड्राई करते हैं। डिहाइड्रेशन, dehydrated fruit and vegetable can be produced by variety of processes. These processes preliminary by the type of drying method
यूज्ड। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या है, अब मॉइस्चर को रिमूव करना है। और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए दो तरीके के मेथड हैं, एक तो इक्विपमेंट या फिर सिंपल एनवायरनमेंट में धूप के सहारे। और अब इक्विपमेंट भी डिपेंड करता है कि हमारा फ्रूट या वेजिटेबल वो कैसा है, हमारे पास हमारे प्लांट की कैपेसिटी कैसी है, हम प्रोसेसिंग कॉस्ट किस लेवल पे चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट की लास्ट में रिक्वायर मतलब वैल्यू क्या मिलेगी। जैसे अगर मान लो बढ़िया वैल्यू वाला प्रोडक्ट है तो हम लोग बढ़िया तरह के ड्रायर को यूज़ करेंगे, जहाँ से अगर हमारी कॉस्ट बढ़ भी जाए तो हमारे को उसके पैसे मिल जाएंगे। कई ऐसे फ्रूट वेजिटेबल हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और हम उस पर बड़ी मशीन लगा दें, महंगी मशीन लगा दें, तो उसमें क्या होगा, हमारा खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और हमारे प्लांट की कैपेसिटी या इस जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। तो जैसे इसमें दे रखा है कि द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल मेथड इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल करेक्टरिस्टिक्स। हाँ, आपको वही बताया था कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट कैसी है, रॉ मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। आपको ये चीज़ें बताई दी थी कि ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हम लोग ड्राइंग या डिहाइड्रेशन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। सन एंड सोलर ड्राइंग, एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन इंक्लूडिंग स्टेशनरी। अच्छा, तीन चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, सन एंड सोलर ड्रायर, धूप के अंदर, सिंपल डायरेक्टली धूप के अंदर सुखा दिया, या सोलर ड्रायर आते हैं उसमें क्या है, जो थोड़ा सा मॉडिफाइड है सन ड्राइंग का, उसमें क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज सिस्टम नहीं लगा होता, सिर्फ फर्क है कि सल जो ड्राइंग के जो इसको क्या बोलते हैं, सोलर ड्रायर बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स की तरह अरेंजमेंट बना दिया जाता है, जिसके अंदर क्या है, अंदर फ्रूट या वेजिटेबल को फैला दिया जाता है, ऊपर एक शील्ड लगी होती है जो रेत को बचा लेती है, और ट्रांसपेरेंट शीट होती है, और लेकिन धूप उसके अंदर से आती रहती है। ठीक है, उसका बेनिफिट ये रहता है कि जो बाहर का कचरा रेत वगैरह वो चीज़ें क्या है, अ, अपने नहीं आते फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर, बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्टर लगा दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, धूप को, जो धूप डायरेक्टली वो तो आ ही रही है, उसके अलावा वो रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, धूप को और ज़्यादा देर तक या और ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो मॉइस्चर है रिमूव वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर ओपन वैसे ही फैला देंगे। फ़र्क केवल इतना ही है कि वो बॉक्स है। ठीक है, दोनों, लेकिन हीटिंग सोर्स क्या है, धूप ही है दोनों में। उसके अलावा दूसरा है एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन इंक्लूडिंग स्टेशनरी एंड बैच। यहाँ पर क्या है, दो तरह के डिहाइड्रेटर होते हैं, एक तो बैच बोलते हैं जिसको बैच सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूस सिस्टम। कंटिन्यूस सिस्टम का मतलब क्या है, आपने मटेरियल डाला और दूसरी साइड से कंटिन्यू निकल रहा है, एक साइड से एंट्री कर रहे हैं दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिस्टम। बैच सिस्टम का मतलब क्या है, आप लोगों ने पहले माल डाल दिया, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, आपने थोड़े से डाल दिए कपड़े, पूरे धुल के उतार लिए, फिर नए डाल दिए, उसको क्या बोलते हैं, बैच सिस्टम। तो उसमें क्या है, किल्न ओवन, कैबिनेट ड्रायर, ठीक है, उसके बाद टनल ड्रायर, कंटिन्यूस बेल्ट, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, माइक्रोवेव हीट ड्रायर, ये कुछ एक जो इक्विपमेंट है, डिहाइड्रेटर्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तीसरे टाइप के हैं सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन, जहाँ पर वैक्यूम बेल्ट, फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रम ड्रायर। मतलब क्या है, अब तीन कैटेगरी के अंदर हम लोग कर सकते हैं। एक तो ओपन हो गया, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको कोई चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, और इस सिंपल हम लोगों ने क्या किया, बॉक्स में डाल दिया, गर्मैश गर्म हवा डाल दी, और उससे क्या है, प्रोडक्ट है वो सूख रहा है। तीसरा है सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन। सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग वैक्यूम का मेंटेन करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। वैक्यूम, अच्छा आपको ये पता है कि पानी बॉयल क्यों होता है? हमारा जब हम लोग पानी को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा हो जाएगा तो बॉइलिंग के जो बुलबुले छूटने शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या, अगर मैं वैक्यूम को रिलीज कर दूंगा तो क्या होगा, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, पानी का वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पर क्या है कि खाना लेट पकता है, लेकिन प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ता है। खाना लेट पकता है और लेकिन पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। कारण क्या है,
कि वहाँ पर ऊपर के टाइम में वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जब हम हीट देते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो कुकिंग टेम्परेचर है इंग्रेडिएंट्स का वो नहीं कम होता। और उसके कारण क्या है, पानी तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन खाना नहीं पकेगा, इसीलिए क्या किया जाता है, कुकर का यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर कुकर का, तो वैक्यूम बेल्ट, वैक्यूम ड्रम ड्रायर या फ्रीज ड्रायर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी चेंज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन। तो तीन तरह से हो गए। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको सुखा दिया, जितना भी डिजायर्ड टेम्परेचर था, जितना ही डिजायर्ड टाइम था, ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोगों ने फ्रूट को सुखा दिया या वेजिटेबल को सुखा दिया। सुखाने के बाद हम लोग के आगे स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होती है, आप लोगों को बताया था कि स्वेटिंग, एक आप लोग अगर आप स्वेटिंग की वैसे बात करें तो क्या, पसीना आना, तो एक तरह से ये भी यही है, बस इसमें फ़र्क क्या है, पसीना नहीं आता, इसमें भाप है वो निकलती रहती है, लेकिन अगर उस भाप को ना रोक कंडेंस कर देंगे तो वो पसीना बन जाएगा। आप लोगों को उस दिन उसमें था ना आपने कि कोई भी आपका गर्म चीज़ है, जब उसको हम किसी रैपर में पॉलीथीन, जो मॉइस्चर वेरियर है उसको अंदर पैक कर दें, तो होगा क्या, जो वाट वेपर्स हैं वो ऊपर जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, कंडेंस होके वाट दोबारा से पानी की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे और फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर गिरते रहेंगे और उसको ख़राब कर देंगे। हमारा मेन मुद्दा क्या था, मॉइस्चर को रिमूव करना। अगर हम लोगों ने पानी को दोबारा पानी को आने दिया तो हमारा एम तो ख़त्म ही हो गया और जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फ्रूट या वेजिटेबल को जब वो अपने डिहाइड्रेटर से बाहर आते हैं तो वो थोड़ा हीट होते हैं, गर्म होते हैं, उनके ऊपर से जो हवा है, जो वेपर्स है वो धीरे थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट हो रहा होता है। जो भाप को अगर हम लोग कंडेंस होने देंगे और जाने नहीं देंगे तो वो कंडेंस होके वो क्या करेंगे, दोबारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको क्या करते हैं, ऐसे बिन या बॉक्सेस के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, मॉइस्चर इक्वलाइज हो जाए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो वाटर है वो कंडेंस होके ना गिरे। तो इस स्टेप को बोलते हैं स्वेटिंग। स्वेटिंग के बाद लास्ट हमारा क्या रह गया, टेम्परेचर इस कंडीशन में आ गया कि अगर हम उसको पैक करेंगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर स्वेटिंग का सिस्टम नहीं होगा। तो अब उसको क्या कर लेंगे हम लोग, मॉइस्ट जो भी फ्रूट है उसको पैक कर लेंगे। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। कुछ पता लगा भाई, समझ में आया, कोई भी आ गया, कोई भी बताओ भाई, जतिन, रेनू, पारुल और जो अमित वगैरह, जो भी जन बंदा है इनमें से बताओ कि डिहाइड्रेशन का क्या पता लगा कि कुछ नहीं। आवाज़ नहीं आ रही भाई किसी को? तो ये जो ये जो स्टेप्स हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, और के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है, ये आप लोग अपने पास रख लेना, अगर ये ध्यान रखे तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो डिहाइड्रेशन के अंदर एक चीज़ और आप ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द, इसके अंदर डिहाइड्रेशन को हम ये मान के चलते हैं कि लेस देन 5 डिग्री के आस परसेंटेज के आसपास हम मॉइस्चर है वो पहुंच जाते हैं डिहाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सन ड्राइंग की बात करें तो ये अराउंड 50% के आसपास रह पाता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता जल्दी, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे कि लेस देन 5% मॉइस्चर पहुंच गए हैं तभी हम उस चीज़ को हम ये कहेंगे कि वो ड्राइंग की है या हमने डिहाइड्रेशन करी है। अगर हमारा मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, 30% है, 40% है, तो वहाँ पर हम लोग डिहाइड्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। अब वो भी आप लोगों को बाद में बता देंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है या कंसंट्रेशन वर्ड क्या होता है। आज आप लोगों को अच्छा, डिहाइड्रेशन में कुछ चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसका ये है कि एक तो वेट लॉस होने के कारण इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है, खासकर जो मिलिट्री एरिया वगैरह में जहाँ पर डेली सप्लाई नहीं किया जाता माल को, कर सकते हैं वहाँ पर ये बड़ा बेनिफिशियल रहता है सिस्टम। दूसरा क्या है, इसको
इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, अगर हम लोग प्रॉपर मेंटेन कर रखें इसको तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जो फ्लेवर है इसको वो फ्रेश की तरह का फ्लेवर कहीं न कहीं या टेक्सचर उसकी तरह मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ड्राइड को हम क्या करेंगे बाद में रीहाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब पानी में दोबारा बॉयल कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक उसकी कंडीशन वो आ जाती है। ठीक है? तो इसके ये कुछ एक बेनिफिट है। इसके नुकसान क्या है? नुकसान एक तो सबसे बड़ी क्या है कि अगर मॉइस्चर बैरियर पैकिंग मटेरियल में इसको नहीं रखेंगे तो मॉइस्चर बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब क्रिस्प थोड़ा सा, तो वो जल्दी से टूटने के चांसेस भी रहते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है, अगर प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसकी ड्राइंग या डिहाइड्रेशन नहीं करी तो ये इसका जो टेक्सचर है वो लेदरी बन जाता है, लेदर जैसा। ठीक है? जो बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं देता, टेस्ट नहीं देता। तो कुछ अपने इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है? अच्छा, न्यूट्रिशन लॉस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो हम लोग डिहाइड्रेशन या हम ड्राइंग की बात करते हैं, जैसे फ्रीज़ ड्रायर की बात कर रहे थे या वैक्यूम ड्रायर्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पर ये एक लिमिट होती है, जहाँ पर ये कंडीशन होती है कि हमें न्यूट्रिशन लॉस कम से कम चाहिए। ठीक है? वो ड्रायर्स वगैरह जब समझाएँगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्यों वहाँ पे लॉसेस कम होते हैं। तो एक छोटा-सा ये टेबल है कंपैरिज़न का, ये करेंगे। कंपैरिज़न इवेपोरेशन एंड ड्राइंग। इवेपोरेशन चलो यार ये बाद में करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी, जब इवेपोरेशन करेंगे। ड्राइंग का ये ड्राइंग कर्व है, ये भी आपको बाद में समझाएंगे। हाँ, ये एडवांटेजेस, डिहाइड्रेशन फ्रूट वेजिटेबल क्या करते हैं ऑलमोस्ट अनचेंज हो जाता है, रॉ मटेरियल को शिप करना आसान हो जाता है, और उसके अलावा डिज़ायर्ड साइज या शेप के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस इसके अंदर दिए होंगे, डिसएडवांटेजेस भी नीचे होंगे, बाकी चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हम लोग जब ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिहाइड्रेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है? अभी ये पढ़ लेना भाई, अगर और कंटिन्यू जो भी आप लोगों को लेक्चर लिया जा रहा है उसको पढ़ लो ताकि कंटिन्यू आपको समझ में आता रहे, अदरवाइज क्या होगा वो पीछे छूटता रहेगा, आगे वाला दिक्कत आएगी फिर। ठीक है? अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कब की है हमारी, वो आपको टाइम टेबल से मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है? अभी एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, और अभी आप लोगों ने क्या करना है, कैमराज ऑन करने हैं अपने, ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है? सभी का। हाँ, अभी फटाफट एक अरुण, रेणु, जो भी हैं, जतिन है, मुकेश, ये एक बार कैमराज ऑन कर लो। जतिन, रेणु, अरुण, दीपक, मेरा भी चल, जल्दी ऑन करो अभी। मेरा तो चला ही नहीं है। दीपक कहाँ गया भाई? दीपक चला के छोड़ जाता है लगता है मुझे, है ना, उसको लेट सुनता है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेबल पर एक नहीं बने।